वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और क्लासेस 11, 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पे सब्जेक्ट कैंप्स, क्रैक द बोर्ड सेशन, करियर काउंसलिंग ली हुई है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट हम शुरू कर चुके हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। और अब हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस टॉपिक पे बेस्ड। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आती हैं, और आज हम करने वाले हैं सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन, जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। इनफैक्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और कौन सा नया हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, हम उसको देखते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम एक s एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, एक px, ये हमारा y एक्सिस वाला हो गया, py एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, हमने px एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, और हमने z एक्सिस वाला pz एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए। इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एक ही शेल को बिलोंग करते हैं, तभी इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हम इन चारों की एनर्जीज को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमारे पास जो नया मिक्स होने पर ऑर्बिटल आता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑर्बिटल का नाम होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। HO का मतलब हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर 25% होता है और p कैरेक्टर कितना हो जाता है, 75%। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर्स, s ऑर्बिटल का भी कैरेक्टर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास है, p ऑर्बिटल का भी कैरेक्टर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास है, और इक्वल डिवीजन हो जाता है ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर का, जिसकी वजह से इक्वल एनर्जी चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास आती है। अब अगर ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप 3 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ करते हैं, तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से चारों ऑर्बिटल्स की जो शेप आती है वो कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये आ गया हमारा पहला और हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें हम लिख देते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 sp3 sp3। और सिंस ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स कह लीजिए या 25 मिनट्स कह लीजिए, उस हिसाब से हमारे पास आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे टेट्राहेड्रल शेप आ गई, कैसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो इसकी खास बात क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, सिंस 4
हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। शेप इनकी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल जो इनके बीच में आएंगे वो है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स या 25 मिनट्स। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास शेप आ गई, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर आ गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या स्पीशीज़ हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है सारे एल्केन्स के अंदर जो कार्बन होता है वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हम जिसमें से मीथेन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके अलावा CCl4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। SiCl4 SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अमोनियम केटायन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये सबकी शेप टेट्राहेड्रल है क्योंकि इनके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बनने की बजाय कुछ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक आधा लोन पेयर आ जाता है। तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एक अमोनिया आता है। अमोनिया के अकॉर्डिंगली pH 3 भी आ सकता है। देन हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोनियम केटायन भी आता है। ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर इन सब के पास बॉन्ड्स के साथ साथ एक लोन पेयर भी है, इसलिए मैं वो लोन पेयर यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। देन इसके अलावा जो हमारे पास और भी मॉलिक्यूल आते हैं जिसके अंदर लोन पेयर ज़्यादा हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है पानी या फिर H2S। तो अगर हम इन सारे एग्जाम्पल्स को देखें, इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर क्या बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये वाले एग्जाम्पल्स देखें तो इनके अंदर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, साथ में एक लोन पेयर होगा। और इन 2 एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, साथ में 2 लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर आने की वजह से, हालांकि शेप हमारी टेट्राहेड्रल ही रहती है, पर लोन पेयर आने की वजह से हम उसको स्प्लिट कर देते हैं इन द नेम ऑफ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो वो बन जाती हैं हमारी पिरामिडल या फिर बेंट शेप। तो इनमें से अब हम 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। एक हम मीथेन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे अमोनिया का, क्योंकि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर आ रहा है। और एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे पानी का, जिसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और 2 लोन पेयर आ रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा है, और अब हम इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। चलिए बात करते हैं मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। नाउ सबसे पहले तो हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास लास्ट शेल के अंदर एक लोन पेयर आ गया और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब कार्बन बॉन्ड बनाने जाता है तो बॉन्ड बनते समय ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से
मॉलिक्यूल को आपस में एटम्स को स्टेबिलिटी मिलती है तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी रिलीज कार्बन फायदा उठा के अपने इलेक्ट्रॉन को 2s ऑर्बिटल से जंप करा के कहां ले जाता है 2p, जिसकी वजह से कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 1s2 2s1 2p3। अब कार्बन के पास ये देखिए s ऑर्बिटल आ गया विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं जिनको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के सराउंडिंग एटम जो है वो कौन हो जाता है हाइड्रोजन। तो अगर हम इन सिंपल टर्म्स देखें तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ, यहां पर राइट। तो अब हम कार्बन की आउटरमोस्ट शेल का टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, क्योंकि ये सारे बॉन्ड एंगल कितने आ जाएंगे 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स और मॉलिक्यूल की शेप जो है वो क्या हो गई टेट्राहेड्रल। तो ये देखिए हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3। तो ये सेंट्रल एटम हमारा कार्बन, उसका न्यूक्लियस, और इसका जो सराउंडिंग एटम है वो कौन है हाइड्रोजन। उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s1। तो उसका s ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा और वो ओवरलैपिंग करता है p ऑर्बिटल के साथ और कौन सा बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन भी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर और कौन सा बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तीसरा हाइड्रोजन, एंड यहां पर हमारे पास फोर्थ हाइड्रोजन आएगा जो ओवरलैपिंग करेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ और बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स डायरेक्शनल हैं क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर आते हैं, आयनिक बॉन्ड की तरह नॉन डायरेक्शनल नहीं होते। तो अगर आप कहते हैं कि सर ये सिग्मा बॉन्ड कैसे है, तो आप देखिए ये है इंटर न्यूक्लियस एक्सिस जो दोनों के न्यूक्लियस से पास कर रही है, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। तो दिस इज द रीजन दैट दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का और एटॉमिक ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम का इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं ओवरलैप। इस वजह से ये बॉन्ड कौन सा आता है सिग्मा बॉन्ड आता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। थोड़े से ड्रॉ करने कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप कलर स्कीम रखोगे, आप एक को किसी और कलर से ड्रॉ कर दो, दूसरे को पेंसिल से ड्रॉ कर दो, तो आप टीचर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो डायग्राम दिखने में अच्छा लगेगा।
और इसके अंदर आपको मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छा बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो एक लोब होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, और दूसरा लोब जो होता है वो छोटा सा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो जिस लोब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है अगर वही ओवरलैप करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर बॉन्ड बनाएगा, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। तो आज के बाद आप कोई भी एल्केन देखते हैं उसके अंदर जितने भी कार्बन क्यों ना हो चेन के अंदर, सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे, राइट। तो ये था हमारा मीथेन। सेम गोज विद इथेन, प्रोपेन ऑल्सो, पर हम तो नॉर्मली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देते हैं जो पेज पे या बोर्ड पे दिखाने सिंपल होते हैं, पर इन प्रैक्टिकल ऑल दी कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम है, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है, तीनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। मैं आपको इथेन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं, ऐसा नहीं, हम इसी फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। तो अगर हम इस बॉन्ड को एक साइड मान ले, एक एक्सेस मान ले, तो हमारे पास बाकी ये 3 बॉन्ड बनते हैं। तो आप एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा देंगे, दूसरा H ऐसे दिखा देंगे, तीसरा H ऐसे दिखा देंगे, ये आप ऐसे दिखा दीजिए। तो हर एक कार्बन की, इस पर्टिकुलर कार्बन की शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, और इस पर्टिकुलर कार्बन की शेप भी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। तो जितने भी कार्बन होंगे सारे के सारे टेट्राहेड्रल आ जाएंगे। तो आई होप आपको मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई। कॉन्सेप्ट इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या बताता है वो ये कि एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स का इस केस में हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग या बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल होते होते एनर्जी क्या करता है, रिलीज। वो एनर्जी कार्बन का 2s का इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन को खाली 2p ऑर्बिटल में क्या करा देता है, एक्साइट करा देता है, राइट। तो ये था हमारा मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन। आगे के मॉलिक्यूल्स देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है अमोनिया। तो लेट अस सी अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 ही शेल होते हैं और उन 2 शेल के अंदर ऑर्बिटल्स जो है या तो वो फुली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, तो इसके अंदर एक्साइटेशन का कोई चांस इलेक्ट्रॉन का नहीं बनता। अब हालांकि नाइट्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो इट इज अ बॉन्ड, इट इज अ लोन पेयर, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, लेकिन नाइट्रोजन अपने चारों ऑर्बिटल को अलाउ करता है फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बिहाफ पे वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, प्लस एक उनके पास क्या आ जाता है, लोन पेयर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप जो है वो क्या हो जाती है, पिरामिडल। और पिरामिडल शेप की वजह से इनका बॉन्ड एंगल जो है वो कितना आता है, 107 डिग्री। तो इन सिंपल टर्म अगर मैं आपको अमोनिया की शेप दिखाऊं तो ये आ गया लोन पेयर, ये आ गए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, और ये आ गया उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, पिरामिडल शेप। तो अगर हम इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्टिव ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए लोन पेयर वाला ऑर्बिटल हमने छोटा सा ड्रॉ कर दिया दिखाने के लिए, बाकी जो है हम एज इट इज यूजुअल ड्रॉ कर रहे हैं।
तो ये आ गया sp3, ये आ गया sp3, ये आ गया sp3, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब हमारे पास आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो सराउंडिंग एटम है, वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, तो ये आ गया हमारे पास पहला सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया तीसरा सिग्मा बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स डायरेक्शनल हैं क्योंकि इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आपको ये दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। तो दिस इज हाउ अमोनिया फॉर्म्स पिरामिडल शेप विद 107 डिग्री, जहां पे वो अपने लोन पेयर को भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखना प्रेफर करता है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया के बाद थर्ड हमारा मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर। वाटर के अंदर हमारा सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1s2 2s2 2p4। तो लास्ट शेल के अंदर 2s2 एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी एक पेयर्ड है, यहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए अपने लास्ट शेल के दोनों ऑर्बिटल्स s और p, जिसके अंदर लोन पेयर भी है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, चारों को ऑर्बिटल्स को वो हाइब्रिडाइज्ड करा रहा है। तो अगर वो इन चारों ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड कराएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। तो जो नए चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे उनके अंदर 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, लेकिन बॉन्ड तो यही दो बनाएंगे, इसलिए ये दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, प्लस इनके पास दो लोन पेयर आ जाएंगे, और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करके मॉलिक्यूल की शेप क्या बना देते हैं, बेंट, जिसका बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है 104.5 डिग्री। अगर आप सिंपल पानी के मॉलिक्यूल की शेप देखें तो यहां पे एक लोन पेयर है, यहां पे एक और लोन पेयर है, और ये होती है मॉलिक्यूल की बेंट शेप 104.5 डिग्री, राइट। बट हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारा सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन, लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में छोटे दिखा रहा हूं, और ये आ गया हमारा एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएगा, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, और सराउंडिंग एटम हमारा कौन हो गया हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड 1s1, सिग्मा बॉन्ड 1s1 हाइड्रोजन। तो बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 104.5 डिग्री आ जाता है। अब ये बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि अगर कोई भी लोन पेयर नहीं था, है ना, तो अगर हमारे पास शेप्स कौन कौन सी आई, टेट्राहेड्रल, शेप कौन सी आई पिरामिडल, शेप कौन सी आ गई बेल शेप, ठीक है। अब इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और बॉन्ड एंगल कितना है। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर 4, इसके अंदर कितने हैं 3, इसके अंदर कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 0, पिरामिडल में कितना होता है 1 लोन पेयर, बेंट में कितने लोन पेयर है 2, बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स, यहाँ पे कितना हो गया 107 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 104.5 डिग्री। तो इन दोनों शेप्स को हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, डिस्टॉर्टेड
टेट्राहेड्रल। पर हम काउंट इन दोनों का लेते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो ये जो क्वांटिटी है दोनों की 4 आ रही है, इसलिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3। लेकिन शेप सबकी अलग अलग है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल एंड बेंड। शेप इनकी अलग अलग इस वजह से है क्योंकि इनके पास लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की क्वांटिटीज डिफरेंट है। तो जब लोन पेयर आ जाता है तो वो बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा रिपेल करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एंगल जो है वो क्या हो जाता है, कम। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होती है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, जो हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था। इसके अंदर एक ही लोन पेयर है, इसलिए लोन पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्टिव थोड़ी सी कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन इसके अंदर तो कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, जिस वजह से रिपल्शन जो है वो सारी की सारी किन के बीच में है, बॉन्ड पेयर्स के बीच में है, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। तो आई होप बच्चों आपको मेरा ये लेक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का समझ में आया। मुझे पता है जरूर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल किया है, मैंने ज्यादा लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वो भी मत भूलिएगा। और आप में से जिसने जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत सपोर्ट एंड हेल्प करने वाला है क्लास 11, 12 एंड आगे की क्लासेस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।